नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन आज फिर अपने उसी समय पर और एक नए विषय के साथ आपके पास पहुंच रहा है। और आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन एक नया विषय होता है और इस बार हमारा आज का तीसरा पार्ट है। विषय हमारा एक ही था, एंग्जाइटी यानी कि चिंता। और जो हमारा एक मेन विषय है उसी के हमने 3 भाग किए थे। तो सबसे पहले यंग एडल्ट, यूथ, और आज हम जिस पर बात करेंगे वो है हमारा किड्स और हमारा बच्चा। यानी कि तो जो हमने इसकी रेंज रखी है, एज रेंज, वो थोड़ी सी इसको एलैबोरेट किया है, क्योंकि जब हम किड्स कहते हैं तो हमें बहुत छोटा बच्चा नज़र आता है। एडोलसेंट्स को लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बच्चा नज़र आता है। तो हमारे बच्चे, हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों के लिए हम सभी लोग, सारे पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। और बचपना एक बहुत ही मासूम सी चीज़ है। तो मैं सबसे पहले इस विषय पे शुरू करने से पहले आपको 2 लाइनें ज़रूर कहूँगी। निदा फाजली की एक गज़ल थी जिसमें एक लाइन थी, घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जब बहुत पहले ये लाइन को सुना था तो उसकी धुन बहुत पसंद आई और वो गुनगुनाने लगे। और आप में से शायद बहुत सारे ऐसे लोग इस चंद लाइनों को गुनगुनाते होंगे और जिन्हें वो धुन पसंद आती होगी। किंतु जैसे जैसे और समय बीता और बहुत सारे केसेस को देखने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ों पर काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पर समझ में आया कि हाँ, वाकई में सबसे बड़ी पूजा वही है जहाँ हम एक दुखी बच्चे को, एक परेशान बच्चे को, एक समस्या से ग्रस्त बच्चे को अगर वहाँ से निकाल लाते हैं और उसे थोड़ी खुशियाँ दे देते हैं, तो वो शायद सबसे बड़ी पूजा है। तो यही सोच के शायद वो लाइनें लिखी गई होंगी जिसका अर्थ हम समझ पाए, और आपको भी मैं समझाना चाह रही हूँ और शायद आप समझ भी गए होंगे। और हम सब इन बच्चों के खुश होने और इन बच्चों के लिए कैसे सजग रहें और कैसे इनके अंदर कोई भी ऐसे बिहेवियर को ना आने दें। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पर जब चीज़ों को, विषय को लेती हूँ तो हमारा मेन फोकस रहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, उसके साथ साथ उसका इमोशनल और उसका बिहेवियरल क्या इम्पैक्ट है उसकी डेली लाइफ में। तो हम इसको तेरी मेरी कहानी में हम इसको बिल्कुल एक ऐसे स्टोरी की तरह नरेट करते हैं जिससे कि बहुत ही ऐसा लगे कि मेरी और आपके घर की कोई ऐसी बहुत नज़दीक सी कोई कहानी है जिसका हर एक हिस्सा हम और आप जी चुके हैं या जी रहे हैं या जीने वाले हैं। तो हम उसको अपनी कहानियों से जोड़ते चलें। तो आज की कहानी में जिस बच्चे पर हम चर्चा करेंगे और जो बच्चा बहुत तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो हम जानेंगे कि कैसे ये स्ट्रेस में आता है और कैसे हम इसको, इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं, और हम क्या ऐसा करें और क्या ऐसा ना करें जिससे बच्चा स्ट्रेस में ना आए। तो यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं, विभा जी, द्विवेदी जी, राजेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी समय से काफ़ी पंक्चुअल हैं और मेरे सारे एपिसोड्स को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। जी हाँ, ये तेरी मेरी कहानी में एक चीज़ और विषय पर पहुंचने से पहले आप सब लोगों से जोड़ना चाहूँगी कि जब भी हम अपने बच्चों के, जब वो बहुत थोड़ा बचपना है, लाइक जब वो 5 साल से 7 साल के बीच में है या 4 साल से 7 साल के बीच में है, तो जब उस पीरियड में है और हम अगर अपने बच्चों को किसी भी तरीके से, किसी टॉर्चर से उसे गुजरना पड़ता है, तो आप ये जान लीजिए कि वो बच्चा तो आपको माफ़ कर देगा क्योंकि आप उसके माता पिता हैं, और माता पिता शायद उनसे अलग हो पाना, उन्हें भूल पाना, उनको दंड दे पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो वो बच्चा ज़रूर माफ़ कर देगा, लेकिन वो बचपन आपको या हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा जिस बचपन को हमने टॉर्चर किया है। तो प्लीज़ हम उसके टॉर्चर का कभी हिस्सा न बने, हम उसके टॉर्चर से, उसे कैसे निकाला जाता है, हम उसका हिस्सा बने। तो चलिए तेरी मेरी कहानी में उस बच्चे को डिस्कस करते हैं जो 5 से 17 साल की उम्र का है और उसके अंदर किस तरीके से तनाव आता है। उसके अंदर जब तनाव आता है तो वो कई बार अपने शरीर में दर्द होना, स्कूल को मना करना या सोशल प्लेटफॉर्म्स में नहीं जाना,
मुझे नहीं जाना, बर्थडे पार्टी में मुझे नहीं जाना, इस तरीके के कुछ छोटे छोटे से सिम्टम्स, चुपचाप रहना, गुमसुम रहना, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस, रात में बड़बड़ाना, बेड वेटिंग, दांतों को उंगलियां चबाना, नाखून चबाना, हाथों को हिलाना, या अपनी रबड़ या इरेजर को, आपने देखा होगा बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कपड़ों को साइड में ऐसे करना। तो इस तरीके के छोटे छोटे से उनके बिहेवियर आपने फाइंड आउट किए होंगे कि कैसे बच्चा अपने आप को दिखाता है कि वो वरी में है, वो स्ट्रेस में है। और झूठ बोलना, अर्लियर एज में जब 6-5 साल का ही बच्चा, बल्कि 4 साल का बच्चा झूठ बोलने लगे, तो आप समझ जाइए, अलर्ट हो जाइए कि बच्चा किसी ना किसी स्ट्रेस में है और बच्चे को कोई ना कोई किसी प्रकार की चिंता सता रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे नंबर ऑफ सिम्टम्स बच्चा हमारे आसपास शो कर रहा होता है, किंतु उस समय हमारा पेरेंट, मैक्सिमम पेरेंट हमें उस समय अप्रोच कभी नहीं करते, और वो उस अर्लियर इंटरवेंशन के फेज को, जो 5 साल से 7 साल के बीच की होनी है, वो किसी भी स्पेशलिस्ट और किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते, और वो सारी समस्याओं को या तो इग्नोर कर रहे होते हैं, या अकेले ही डील कर रहे होते हैं, या उनको एज इट इज छोड़ रखा होता है। तो उन्हें पता होता है कि प्रॉब्लम बिहेवियर की अकरेंस हो गई है बच्चे में, लेकिन वो वहां पर या तो एक्स्ट्रा वरीड होते हैं, उसे सिर्फ चर्चा करते हैं, बट किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते। तो वहां तक जो एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर एक एप्लीकेशंस में अप्लाई होता है, वहां से बच्चा हमारा छूट जाता है, और जो वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या स्ट्रेस है, वो वहीं का वहीं मौजूद रहता है। हमने जब यूथ पे चर्चा करी और हमने जब यंग एडल्ट पे चर्चा करी, तो हमने बार बार कहा कि कहीं ना कहीं बचपन में कुछ ऐसा टफ फेज उसके रहा होता है। तो हम उसी आज बचपन को चर्चा कर रहे हैं, जिससे ये जो बचपन में हमारा बच्चा है, और ये जब यूथ बने और ये जब यंग एडल्ट में जाए, तो ये शौक से ये कह सके कि उसका बचपन बहुत हसीन था, उसका बचपन बहुत जिंदा दिल था, और उसने जो बचपन में जिया है वो एक यादगार है। तो यहाँ पर जब बच्चा इस तरीके की तनाव भरी जिंदगी में कुछ शारीरिक सिम्टम्स, कुछ इमोशनल सिम्टम्स दिखा रहा होता है, तो वहाँ पर हम ये भी जान लें कि क्या ऐसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो उस बच्चे को प्रेसिपिटेट कर रहे होते हैं, या उसका ऐसा स्ट्रेस में आने इस व्यवहार को बढ़ा रहे होते हैं। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि एक जब बच्चा 2 साल 2.5 साल की उम्र से अपने माँ की गोद से बाहर निकलता है, जब वो अपने सोशलाइजेशन को पहचानता है, स्कूल जाता है, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है, तो वहाँ पर हम हमारी जो पेरेंट की सबसे पहले जो उससे उम्मीद कर रहा होता है, वो व्यक्ति कौन होता है? उसका पेरेंट, उसके मम्मी और उसके पापा। जब हम उस बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स अपनी उसको बताते हैं कि बेटा अब कपड़ों में शू मत करना, ठीक है, वहां हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है? तो वहां से उसकी लाइफ का स्ट्रेस और उसकी लाइफ का रिलैक्स दोनों ही फेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चा आपका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, और आपने उस एक्सपेक्टेड बिहेवियर को उससे लेने के लिए क्या कम्युनिकेट किया, आपका कम्युनिकेशन क्या था, आपने उससे बोला क्या कि अब अगर तुमने कपड़ों में शू करी तो देख लेना, अगर अब तुमने ऐसा किया तो फिर मैं ऐसा कर दूंगी। तो यहाँ से जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन बहुत ही इजी मोड पर जा रहा होता है, लेकिन वो हमारे बच्चे के बचपन में एक ऐसा धब्बा लगता चला जाता है जहाँ से उसके अंदर डर और जहाँ से उसके अंदर एंजाइटी आ रही होती है। तो हमारा टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर एक्सपेक्टेड बिहेवियर, साथ में उसके खेलने को लेकर, तुमने अगर सारे सामान बिखारे तो मैं तुम्हारे सारे सामानों को फेंक दूंगी, या मैं तुम्हारे सारे सामान तुमसे छीन लूंगी, या मैं तुमको ये सामान नहीं दूंगा, तुमने अगर ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। तो उसमें उसके टॉयलेट एरिया, उसका स्लीप, उसका प्ले, उसका स्कूल वर्क, उसकी जो एक हर एक छोटी सी उसका खाना, तो अगर तुमने जल्दी नहीं खाया तो मैं तुमसे खाना ले लूँगा, या अब हम तुम्हें खाना देंगे तो हम तुम्हें मोबाइल नहीं देंगे, मोबाइल बंद कर देंगे। तो जब आपने फर्स्ट टाइम दिया था तब तो उसने आपसे मोबाइल मांगा ही नहीं था, वो आपने अपनी कन्वीनियंसी और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दिया था। बच्चा फर्स्ट टाइम कभी नहीं कहता कि मुझे मोबाइल दो, आपने उसको इंट्रोड्यूस किया मोबाइल, कि मोबाइल में वीडियो है, मोबाइल में राइम है, मोबाइल में कार्टून्स है,
तो वहाँ से बच्चे को आदत हुई कि वो मोबाइल को में उसका इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद हम कहते हैं कि बच्चा मोबाइल मांगता है, तो फर्स्ट जो हमने इसे इंट्रोड्यूस किया है या एक्सपोज किया है वो हम ही थे, जिन्होंने उसे चीज़ों का एक्सपोजर दिया है कि टॉयज की शॉप में जाकर के चीज़ों को देखना क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने ही उसको उस लाइफ में दी हैं, और शायद हम उस काबिल थे, इसीलिए हमारे बच्चे के पास वो सारे एसेट्स और सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाई। तो इसमें भी बच्चे का दोष नहीं होता, लेकिन हम उसके लिए कहते हैं कि अब अगर खाना टाइम से नहीं खाया, या अब हमको तुम्हें खाना देंगे, तो अब हम तुम्हारा मोबाइल तुमको नहीं देंगे। ये थोड़ी थोड़ी से डायलॉग्स आपके उसको स्ट्रेस दे रहे होते हैं, और वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाने लगता है। एक छोटा सा बच्चा जो 4 साल का 5 साल का, उसको डर लगता है कि अगर खाना जल्दी नहीं किया तो मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे ही आप कहते हैं कि आओ खाना खाओ, तो वो स्ट्रेस में आता है कि मुझे अब मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सब कुछ जितना भी स्ट्रेस है, समटाइम्स वो दिखता है और समटाइम्स वो अंदर ही रहता है। लेकिन बच्चा इन सारे आपके डायलॉग से, जो आपका कम्युनिकेशन है, उससे स्ट्रेस में आ रहा होता है। साथ में धीरे धीरे करके अब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन, आप राइम अच्छे से बोलना, आप ये एक्ट अच्छे से करना, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, वहाँ पे उसके स्कूल वर्क को लेके हमारी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके सिबलिंग्स का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। देखो तुम्हारे भाई ने कितना अच्छा डांस किया, या तुम्हारी सिस्टर रेस में फर्स्ट आई है। ये सब डायलॉग्स इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन चेंज होकर एक बच्चे के अंदर चिंता बना रहे होते हैं। जैसे एक भाई का अगर उसका बड़ा भाई कहता है मैं क्लास में मॉनिटर बन गया, तो दूसरा भाई कहता है कि इसको तो कोई मॉनिटर नहीं बनाता। सिंपल सा कम्युनिकेशन है, लेकिन एक बच्चे पे कैसे इसका असर आता है, और कैसे वो सोचने लगता है कि वो ड्राइंग कंपटीशन में जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, वो रेस में फर्स्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, वो घर में ही अपने लोगों को फेस कैसे करेगा अगर वो रेस में फर्स्ट नहीं आया या उसको कोई प्राइज नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी सी मासूम सी जिंदगी, और वहाँ पर कितने सारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर उसके इर्द गिर्द घूमने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो बड़ा होता है। इसमें एक जो चीज़ें वेरी करती हैं, और ये जो चीज़ें इसमें कुछ और अपना प्रभाव डालती हैं, उसको हम डिस्कस करने से पहले यहाँ पर उस बच्चे का भी बिहेवियर समझ लें जो 5 साल 6 साल से ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि 12-13 साल तक भी पहुंच गया है। तो समटाइम्स यहाँ पर उसका जो इमेज है, सेल्फ इमेज, यानी कि वो बहुत झगड़ालू है या वो बहुत बातूनी है। जैसे ही बच्चा 5-7 साल का होता है तो उसे उसका टीचर बोलने लगता है कि यू आर वेरी टॉकेटिव। उसके बाद कोई बच्चा है वो क्लास 3rd में या 2nd में आता है, तो उसके पेरेंट्स जाते हैं, या ये तो बहुत शैतान है, ये तो बात ही नहीं सुनता, ये तो बहुत जिद्दी है। इस तरीके के जो आप लेबल अपने बच्चे में लगा रहे हैं अनकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा शर्मीला है, ये शर्माता ही रहता है, ये बोलता नहीं है, आप ये जो सारे लेबल उसको लगा रहे हैं, जस्ट कि जैसे हम बॉटलिंग करते हैं और उन बॉटल्स में लेबल लगाते हैं, ये आम का अचार, ये नींबू का अचार, इस तरीके से आप अपने बच्चे को, ये शर्मीला है, ये बहुत शैतान है, ये जिद्दी है, ये तो बहुत खराब है, इस तरीके के अच्छे और बुरे, कमज़ोर और बहुत स्ट्रेंथफुल बताने वाले जितने आपके लेवल हैं वो बच्चे के चिपक रहे होते हैं। और बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा लेवल मेरी मर्जी से आप लगाएंगे, आपकी मर्जी से मैं अपने ऊपर कोई लेवल नहीं लगने दूंगा। इसके लिए उसे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं जो आपको बाद में नज़र आते हैं। धीरे धीरे करके जब एक बच्चा, उसकी इमेज बन गई, इमेज के बाद अब उसकी फिजिक आ गई, फिजिक में तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम्हारे बाल सिल्की नहीं है, तुम्हारे बाल बहुत खराब हैं, बहुत हार्ड हैं, इस तरीके के, तुम्हारी आंखें काली हैं, तुम्हारा रंग सांवला है, इस तरीके के। फिर हम उसके बाद उसकी फिजिक पर कमेंट करना शुरू करते हैं, और ये सब कुछ घर से स्टार्ट होता है, पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, सिबलिंग से स्टार्ट होता है। हम अपने घर में बच्चे को बताएं इसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, और हम उसके बाद अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से उसकी हाइट को लेकर चर्चा करने लगते हैं, उसके मोटे होने को लेकर चर्चा करने लगते हैं, और फिर उसके बाद उसके फिगर पर चर्चा करने लगते हैं, और हम सोचते हैं ये हम सब कुछ उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली कर रहे हैं। जी नहीं, इसका फ्रेंड पेरेंट्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी कि बहुत ज़्यादा
फ्रेंडली मत बने। आप बहुत एक ईश्वर ने हम सब पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है एज अ केयर टेकर, तो आप उसके केयर टेकर बने, आप उसकी रक्षा करें, आप उसको सही मार्गदर्शन दें, आप उसका हर समय एक रक्षक की तरह उसके साथ रहें उस समय तक जब तक कि वो अपनी सारी चीज़ों को खुद करना नहीं सीखता। वो शायद सबसे अच्छी और सबसे अच्छा सही तरीका होगा। दोस्त बनने में हम बहुत सारी चीज़ों को ओपन कमेंट्स में आ जाते हैं जो कई बार बच्चों के साथ एक परेशानी की चीज़ें भी क्रिएट कर देती हैं। तो वहाँ पे हमारा जो हम अपनी प्रॉब्लम्स उनसे दोस्त समझ के करने लग जाते हैं, वो भी चीज़ें उनको स्ट्रेस देती हैं। हम कई बार पेरेंट्स अपने झगड़ों को, अपने आपस के मनमुटाव को बच्चों को बना लेते हैं कि देखो आपके फादर ने ये किया, या फादर कहता है देखो आपकी मदर ने ये किया, या आपके मदर की फैमिली वाले ये करते हैं और आपके वो मदर कहती है फादर की फैमिली वाले ये करते हैं। तो हम अपने जो शेयरिंग है, अपने जो पेनफुल या कोई हमारी ऐसी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, हम वो सारा बच्चों से डिस्कस करने लगते हैं और आराम से अपने ही बच्चे को यूज कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ डस्टबिन, कि हमारे जितने भी इश्यूज हैं, हमारी जितनी भी कुंठा है, हमारी लाइफ का जो भी फ्रस्ट्रेशन है, हम आराम से एज अ फ्रेंडली आपको एक फ्रेंड का लेवल लगाकर आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितनी बड़ी बेईमानी एक बच्चों के साथ हम करने लग जाते हैं। उनके बचपने को भूलकर हम उन्हें मेच्योरिटी की तरफ ले जाते हैं, जब हम अपने 5 साल 7 साल 12 साल 11 साल 12 13 साल 14 साल 15 साल के बच्चों के साथ ये सब इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए मैंने आप चिल्ड्रन को 5 से 17 साल की कैटेगरी में रखा। वो सब आपका बहुत मुलायम बच्चा है, तो उसको हम इस तरीके से डील करें कि वो अपनी लाइफ में अपने स्ट्रेसफुल चीज़ों को जगह ही ना बन पाए। आगे चल के जब जैसे ही बच्चे का पेरेंट्स ने अपने आप उसके साथ रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। कई बार एक कोई पेरेंट बहुत लाउड बोलता है, बहुत चीख के बोलता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, या अल्कोहलिक है, या किसी भी तरीके से, उस सब का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है। कई बार पेरेंट्स आपस में कहते हैं कि हम अलग हो जाएंगे या हम चले जाएंगे। आप चले जाइए, आप बिल्कुल अलग हो जाइए, शायद बच्चा उसमें बहुत अच्छे से रहे, बट आप अगर रेगुलर कई सालों तक अपने बच्चे के साथ ये कहते आ रहे हैं कि आप चले जाएंगे, आप अलग जाएंगे, इससे भी बच्चे के अंदर एक सेपरेशन एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। तो आपने अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में अलग होना है, आपको अपनी लाइफ में दूर होना है, आप होइए, आप डिसीजन लीजिए। उससे आपके एक स्ट्रांग पॉइंट आपके बच्चे के अंदर नजर आएगा कि हमारे पेरेंट्स ने एक डिसीजन लिया। बट आप अगर रेगुलर उसे कई सालों तक इस तरीके की चीजें कहते हैं, तो वो जान लेता है कि उसके पेरेंट एक बहुत ही वीक पेरेंट है, जो कि कहते हैं किंतु वो किसी भी तरीके से अपनी डिसीजन पर रहते नहीं है। तो इस तरीके से भी हम अपने बच्चों के अंदर एक अनसीन एंजाइटी को पैदा कर देते हैं। साथ में बच्चों के अब बात आती है कि बच्चों को वर्बली अब्यूज किया जा रहा है या सम टाइम फिजिकली भी अब्यूज किया जा रहा है। इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस मेरे पास बहुत सारे मैटर्स हैं और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि मेल अडल्ट और यंग अडल्ट पर्सन ने एक बहुत छोटे बच्चे को सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज किया है। बहुत सारी यंग अडल्ट फीमेल्स ने एक फीमेल को, छोटी उम्र की फीमेल को, यानी कि एक नानी है तो एक पोती है, नातिन है, या एक चाचा है तो एक भतीजा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर जेंडर डिफरेंशिएशन के थ्रू ये सोचते हैं कि मेरी बच्ची सेफ रहे या मेरा बच्चा सेफ रहे, और मेरी बच्ची अगर मौसी के साथ है तो सेफ है, और मेरा बच्चा अगर चाचा के साथ है तो सेफ है, तो ये भी आपका एक मिसकंसेप्शन है कि आपकी नजर क्या, आप यू आर द केयर टेकर, आप बेस्ट केयर टेकर बनिए, उस पर नजर रखिए, हर चीज पे नजर रखिए। आपको उसको घेरना नहीं है, आपको उसको सप्रेस नहीं करना, आपको उसका घेरा नहीं बनाना, बाउंड्रीज नहीं तैयार करनी है, आपको बाउंड्रीज बनना है। तो आप उसकी बाउंड्रीज बना देते हैं। आप उसकी बाउंड्रीज, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज से निकल के मेंटल बाउंड्रीज बनाइए कि जहां जहां आपका बच्चा है आपको वहां वो सब कुछ चीजें, हर होने वाली घटना आपकी नजर में होनी चाहिए। तो ऐसे आपके बच्चे को बहुत ज्यादा उसके फिजिक को कोई कैसे टच कर रहा है, कोई कैसे अब्यूज कर रहा है फिजिकली या वर्बली, आपके बच्चे को अगर गाली कोई दे रहा है, इवन अगर आपके दोनों पेरेंट्स में से वन ऑफ द पेरेंट्स आपके बच्चे को गाली देता है, तो ये सेकंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे वो अपने बच्चे को वहां से हटाए। अगर आपको सेपरेट होना है तो यू हैव टू सेपरेट इट इमीडिएटली, लेकिन अपने बच्चे को इस फिजिकल और
वर्बल अब्यूज के माहौल से हम तुरंत निकालें, ये दूसरे पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बच्चा कितनी तरीके की कितनी वजहों से स्ट्रेस में आता है। और आप जानिए कि जब ये छोटा सा बचपन ये इस तरीके की चीज़ों से कुम्हलाता है, तो जब वो यूथ बनता है, जब वो 18 में आता है, तो वो क्या क्या नहीं करता, और फिर हम कहते हैं कि ये बिगड़ा हुआ इंसान है। वो जब यंग अडल्ट बनता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, या बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हम उसे अगेन बहुत सारी सोशल लेबलिंग लगाना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉप लेबलिंग योर चाइल्ड और अंडरस्टैंड देम कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे पाला जाए। साथ में जब हम बात करते हैं कि हमारा जो एक बच्चा है, वो हमारा बच्चा किस तरीके से प्रेसिपिटेट हो रहा है, हमने ये जान लिया। यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें हैं कि एक एंग्जाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जनरलाइज एंग्जाइटी है, और एक उसकी स्पेसिफिक एंग्जाइटी है, सोशल एंग्जाइटी है। साथ में आप देखेंगे कि कई बार उसको एक सेपरेशन से रिलेटेड एंग्जाइटी आ जाती है। तो ये सारी जितनी भी एंग्जाइटी है, चाहे स्पेसिफिक, कि बच्चा कई बार किसी डॉगी से या बिल्ली से, किसी एनिमल से डर रहा होता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर रहा होता है। तो ये सारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंग्जाइटीज हैं, वो एंग्जाइटी का लेवल कैसे उसके अंदर आता है। बच्चा जेनेटिक फर्स्ट इज कि उसके पेरेंट्स और फो पेरेंट्स कैसे थे, उसके दादा दादी नाना नानी वो कैसे थे, वहाँ पर बहुत सारा असर पड़ता है। कि अगर उसके जेनेटिकली जीन्स में कुछ किड्स में अगर इनहेरिट जीन्स हैं कि उसको एंग्जाइटी होगी, उसके पेरेंट्स को भी चिंता रहती थी, उसके पेरेंट्स भी टेंशन में स्ट्रेस में रहते थे, तो वहाँ से बच्चे का बिहेवियर इस तरीके से होने लगता है। आपको दिखेगा कि बच्चे की जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो इन जीन्स के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगती है। तो यहाँ पर एक जेनेटिक रीजन वर्क करता है। साथ में उसको जो एक लाइफ सिचुएशन है कि उसकी लाइफ में, जिनको अभी हमने डिस्कस किया, वो लाइफ सिचुएशन कैसे कैसे वर्क कर रही हैं, वो लाइफ सिचुएशंस को भी उसके ऊपर असर डालती हैं। साथ में उसका लर्न बिहेवियर, उसने अपने आसपास के माहौल से कैसा लर्न किया है, कि क्या उसने देखा है कि मदर कहीं बात कर रही थी और उसके बाद कोई आया तो उसने झूठ बोल दिया, या उसने देखा है कि फादर ने कोई ऐसा काम किया और फिर झूठ बोल दिया, या उसने अपने फैमिली मेंबर में अपने एल्डर सिबलिंग्स को देखा कि वो पढ़ नहीं रहे थे, गेम खेल रहे थे, और उसके बाद जब कोई पेरेंट आए तो उसने वो स्क्रीन जो है वो डाउन कर दी। तो इस तरीके से बच्चे कई बार अपने आसपास के लोगों से और हेरिडिटी के थ्रू भी, जेनेटिकली, और अपनी लाइफ सिचुएशन से डिफरेंट टाइप ऑफ एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंग्जाइटी उनको किस तरीके से असर करती है, साथ में वो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, और हम उनके बिहेवियर को अगर मैनेज करें तो किस तरीके से मैनेज करें। मैनेजमेंट टिप्स हमारे बहुत सारे हैं, और कि हम कैसे एक बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, और हम कैसे एक बच्चे के साथ एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अर्ली इंटरवेंशन। अगर 4 साल और 4.5 साल 5 साल में आपका बच्चा किसी भी तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है, तो फर्स्ट आपको चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल की इमीडिएट हेल्प लें, और साथ में उसका डायग्नोस करवाएं। बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे पर्सनालिटी टेस्ट और सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट और सम इमोशनल टेस्ट, वहाँ पे कई बार हमें अगर आवश्यकता लगती है तो हम ADHD, IQ, ये भी टेस्टिंग को इमीडिएटली, एंड DMIT इज ऑल्सो देयर, कि हम ये कुछ टेस्ट के अर्लियर डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या बच्चा उसकी पर्सनालिटी में कौन से ट्रेट वीक हो रहे हैं, और साथ में उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्केल क्या बता रहा है कि क्या बच्चा डेंजर में है और किस एरिया से डेंजर में। इवन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टेस्ट को एडमिनिस्टर करके हम ये जान लेते हैं कि बच्चे को पर्टिकुलर किस पेरेंट के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उस पेरेंट के किस फील्ड से, किस बिहेवियर से प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि किन रीजंस की वजह से बच्चा इन सारी चीज़ों को
कर रहा है, आइदर इट इज़ जेनेटिकली, आइदर इट इज़ लाइफ सिचुएशनल, और क्या ये वो लर्न बिहेवियर है जो वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे बच्चे को जब हम अर्लियर उसका डिटेक्शन कर लेते हैं, वहाँ से हम पेरेंट को एक बेटर पेरेंटिंग के टूल्स को प्रोवाइड कर पाते हैं कि क्या क्या वो टूल्स को अपनी एप्लीकेशंस में लाएं और कैसे वो अपने बच्चे को इन सारी एंजाइटी के एरियाज से बाहर लेकर जाएं। इसमें 3 चीज़ें मैं हर पेरेंट को कहूँगी कि अगर वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते हैं तो 2-3 चीज़ें जो मतलब फिक्स हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि आप कोई चेंज ना करें। कम से कम हर बच्चा हेल्दी ईटिंग प्लान हर एक का होना चाहिए। आपके बच्चे का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और उसके विटामिन्स का क्या कॉम्बिनेशन है आपके अर्लियर स्टेज से 3.5 साल के बाद का, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितने न्यूट्रिएंट्स और कितनी न्यूट्रिशियस डाइट आपका बच्चा ले रहा है। साथ में क्या आपका बच्चा हर दिन 1 घंटा प्लेग्राउंड पर खेलता है, पसीना बहाता है। अगर आपका बच्चा प्लेग्राउंड में है तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर उसकी लाइफ में छोटे मोटे स्ट्रेस होंगे वो इजीली मैनेज कर लेगा। साथ में उसको क्या आपने एक सफिशिएंट अमाउंट की स्लीप उसके जो एक बच्चे के अकॉर्डिंग आइडियली प्रिस्क्राइब की जाती है कि एक बच्चा 9:30 से 10 बजे के बीच में सो जाए। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो 8:30 से 9:30 के बीच में सो जाए और सवेरे वो 6 बजे के आसपास 6:30-7 बजे तक उठ जाए। ये बच्चों की मतलब 5 साल से लेके 17 साल के हर बच्चे को कम से कम, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है 8 और 9 साल का, 10 साल से ऊपर का है तो वो 9:30 बजे सो जाए। अगर उससे छोटा है वो 8:30 बजे सो जाए। अगर उससे थोड़ा और बड़ा है, 12 साल 13 साल का है, तो वो हार्डली 10 और 10:30 तक अपने बेड पर चला जाए और कंप्लीटली सो जाए। उसके बाद वो सवेरे 6:30 बजे से ज़्यादा ना सोए। 6:30 और 7 इज़ द लास्ट लिमिट। हर बच्चे को इस टाइम पर उठ जाना चाहिए और ये पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही आदत लगाएं। पेरेंट्स ने ये एक प्रोसीजर, एक तरीका निकाला कि संडे है तो आप 9 बजे तक सोएं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग वे। आप लोगों ने अपने बच्चों को सोना सिखाया, खेलना नहीं सिखाया। और अगर पेरेंट अपने बच्चे को सोना सिखाते हैं और खेलना नहीं सिखाते, आपको ये होना चाहिए कि संडे है तो हम मॉर्निंग में किसी प्लेग्राउंड में जाकर आज 2 घंटा खेल कर आएंगे। तो आपका जो तरीका है वो 3 चीज़ों को, अगर आपकी ये 3 चीज़ें स्मार्ट नहीं है तो आपको तैयार रहना होगा कि अगर आपके कोई भी ऐसे लाइफ सर्कमस्टेंसेस और जेनेटिकली या कोई भी ऐसे आसपास कोई लोग हैं जो कि आपके बच्चे को किसी भी तरीके का ऐसा एंग्शियसनेस का बिहेवियर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का खाना, सोना और खेलना ये 3 बैलेंस मोड पर नहीं है। तो दीज 3 आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इसेंशियल फॉर एवरी चाइल्ड। साथ में हम कुछ यहाँ पर आपको टिप्स देते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को बहुत ही एक स्टार्टिंग से आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सवेरे उठो तो आपको सवेरे उठना है, आप चाहते हैं खेलो तो आपको खेलना है, आप चाहते हैं फल फ्रूट्स खाओ तो आपको खाने हैं, आपको वो सब कुछ करना है जो आप अपने बच्चे से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुश हो तो आपको भी खुश रहना होगा। तो साथ में आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन को कैसे चेंज करना है, क्योंकि अडल्ट आप हैं, यंग अडल्ट भी आप ही हैं, तो आपसे ही एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी बिटरनेस है, कोई भी कड़वाहट है, तो यू हैव टू मूव एंड यू हैव टू ट्रांसफर योर थिंग्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर्म्स। तो आपको वो ट्रांसफर करना आना चाहिए, और नहीं आता तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए और आप सीख सकते हैं कि कैसे आप चीज़ों को में बदलाव लाएं। तो यहाँ से फिर आप अपने बच्चे पर विश्वास करना सीखें कि आपको अपने बच्चे से शिकायत नहीं, आपको अपने बच्चे पे विश्वास है। अगर उसकी गणित कमज़ोर है तो भी विश्वास है, अगर उसकी वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाता या बहुत अच्छा डांस नहीं कर पाता, फिर भी आपको अपने बच्चे की अपने बच्चे के ऊपर उसकी स्किल्स पर विश्वास है। अगर उसको ए नहीं आता तो बी आता है, ABCD कुछ भी नहीं आता तो ज़रूर IGHKL कुछ ना कुछ ज़रूर आता होगा। इसीलिए ए से लेकर Z तक है तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति पूरा का पूरा 0 हो। तो आपका बच्चा ए से लेकर Z तक कुछ ना कुछ जरूर जानता होगा। तो ABCD में मत फंसिए कि जो 4-5 ABCD आपको बता दी गई हैं कि जिसका जो गाएगा अच्छा, जो ड्राइंग अच्छी करेगा, जो पढ़ेगा अच्छा, जो दौड़ेगा अच्छा, वो ही अच्छा बच्चा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, हिडन है, कि वो आपके बच्चे में ज़रूर ईश्वर ने उसे भेजा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर उसके अंदर होगा। साथ में आप अपने बच्चे के जो एक बैड एरियाज़ हैं, आप एक घर में छोटा
बच्चा है अगर, तो आप घर में एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट में आप कुछ ऐसे गुड बिहेवियर्स, बैड बिहेवियर्स नहीं, गुड बिहेवियर्स को लिख दें और वो चार्ट वीकली एक चार्ट बना के आप लगा सकते हैं और गुड बिहेवियर लिख दें। और जैसे ही मंडे से लेकर सैटरडे तक आप उसको डिजाइन करें और अपने बच्चे से कहें कि फिर संडे में आपको कुछ रिवार्ड दूंगा या दूंगी। वहां पर आपने जो गुड बिहेवियर्स दिए हैं, अगर बच्चा आपका गुड बिहेवियर करता है हफ्ते भर में, उसके कितने स्टार्स काउंट हो रहे हैं, और आप ऐसे सिबलिंग्स के अंदर एक कॉम्पिटिशन भी ला सकते हैं और आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं टूवर्ड्स द गुड बिहेवियर। अपेक्षाकृत आप ये कहें कि टीवी मत देखा करो, झूठ मत बोला करो, आप रोया मत करो या आप मारा मत करो। तो आपने उसके सारे जो हाईलाइटेड बिहेवियर थे वो आपके हाईलाइटेड बिहेवियर कौन से थे? नेगेटिव बिहेवियर और बैड बिहेवियर, जिन्हें आप नहीं चाहते, यानी कि वो आपके डिजायरेबल बिहेवियर नहीं थे। तो आपको उन डिजायरेबल बिहेवियर को हाईलाइट करना होगा थ्रू द चार्ट जो आप उसके अंदर चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके आप अपने बच्चे के करीब पहुंचिए और अपने बच्चे के साथ उसके लेवल पे आइए। अगर आपके बच्चे को गुस्सा आता है, कितने लेवल पे वो सामान फेंक देता है, ये हर पेरेंट को पता होना चाहिए। कितने के बाद वो चीख ले जाएगा, कितने के बाद वो रो जाएगा, कितने के बाद वो मार देगा, किस लेवल तक, उस लेवल तक आप कभी मत पहुंचिए, क्योंकि आप यानी कि उसको चेक कर रहे हैं, उसको इरिटेट कर रहे हैं, उसके उन चीजों को ट्रिगर कर रहे हैं जहां तक उसकी पेशेंस पावर जहां ब्रेक हो जाती है। तो हम ये बड़ों के लिए भी कहते हैं कि पेशेंस पावर को मत चेक करो और पेशेंस पावर तक जहां तक उसकी सीमा है सहने की, वहां से नीचे कभी मत आओ। तो वो हमें बच्चों के साथ भी करना होगा, क्योंकि उस लेवल के बाद फिर बच्चा जो रिएक्शन देगा वो हमें पता होने जरूरी है। तो हम उस लेवल तक ना पहुंचे जहां से हमारे बच्चे के बैड बिहेवियर्स निकलते हैं। साथ में अगर हम बच्चा जब हमसे बात कर रहा है, हम उसको पूरा सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हम अपने वर्क में लगे हैं, हम अपने मोबाइल में लगे हैं, वी आर वॉचिंग द न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ टीवी प्रोग्राम्स और कुछ भी, और या अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और साथ में बच्चा अपनी कुछ स्टोरी नरेट कर रहा है और हम पूरी एक्टिवली उसको लिसनिंग मोड में हम हैं ही नहीं। वहां से भी बच्चा समझ जाता है कि पेरेंट्स सिर्फ उसको उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं और उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वहां पर भी बच्चा धीरे धीरे करके जब आपके पास से वापस जाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में और कुंठित होकर जाता है, क्योंकि उसे वहां से आपके जितने भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप समझ जाइए कि जो आप बोल रहे हैं वो भी बच्चा सुन रहा है, जो आप नहीं बोल रहे हैं वो भी बच्चा सुन रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक फास्ट ग्रेस्पिंग प्रोडक्ट है इस पृथ्वी पर ईश्वर का भेजा हुआ। तो उनकी जो ग्रेस्पिंग है, वो ग्रेस्पिंग पावर को आप नेगेटिव मोड पे ना जाने दे, वो ग्रेस्पिंग पावर पॉजिटिव मोड में रहेगी। तो बच्चा बहुत ही खुशहाल और बहुत उसका बचपन बहुत खुशहाल रहेगा। साथ में आपने अगर नो कह दिया, आपने कहा कि मैं 6 बजे टीवी बंद कर देंगे, 6 से 7 बजे तक का हमारा टाइम स्टडी का होगा, तो प्लीज आप इसे चेंज ना करें। अगर आपने ऐसा कोई भी एक टाइम टेबल बनाया है तो उसको कैरी रखें। ये नहीं कि अगले दिन आपकी कोई फ्रेंड आ गई या आप कहीं चली गई तो उसके बाद आपका बच्चा टीवी देख रहा है, तो वो आप प्रॉमिसेस को और आपके जो डिसिप्लिन मोड पे आपने कुछ अगर निर्णय लिए हैं तो उन्हें अर्ली एज, यानी कि जब बच्चा 3 साल का है वहीं से आप अप्लाई करिए। अगर आप उसे 8 साल के बाद अप्लाई करेंगी तो उसमें और दिक्कत आएगी। जैसे बीमारी को आपने घर कर लेने दिया तो उसके बाद उसे निकलने में टाइम लगेगा। साथ में आप इस तरीके का एक पार्ट कर सकती हैं कि आप अपने बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे बहुत शोर मचाते हैं या बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, तो आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन की, चलो हम देखते हैं कि कौन 1 घंटे तक बिल्कुल चुप रहता है और कितनी देर तक हम सब लोग चुप रहते हैं, कोई बोलेगा नहीं। हम एक क्वाइटली एक एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं कि जिसमें हम एक पिन डालेंगे तो उसकी आवाज आई कि नहीं आई, चेक करते हैं कि कितना पीसफुल हम एटमॉस्फेयर अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। तो पिन ड्रॉप साइलेंट रहने की आदत, बच्चों को क्वाइट रहने की आदत, वो वहां से पड़ जाएगी। वो एप्लीकेशंस को स्कूल में भी यूज करेंगे कि कैसे चुपचाप रहकर भी काम किया जाता है। तो आप धीरे धीरे अपने बच्चों के गुड बिहेवियर और अपने बच्चों का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा करने के लिए बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी चीज़ों को एप्लीकेशंस में ला सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका बच्चा कैसे एक ऑटोमेटिकली एक ऑटो डिसिप्लिन मोड पर आ जाएगा और जिन चीज़ों के लिए आप वरीड हैं वो सारी चीज़ें एलिमिनेट स्लोली हो जाएंगी। बट ये सारा काम अगर आप अर्लियर एज में कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में आप
आपका अगर बड़ा बच्चा है थोड़ा सा, जिसको आप ये मानते हैं कि वो बच्चा अब 11 साल का हो गया है या 12 साल का हो गया है, तो उसके बिहेवियर को कैसे हम सही करें। वहाँ पर जैसे सपोज आप चाहते हैं कि आप जब गेस्ट आए तो बेटा आप बहुत लाउड टीवी मत चलाना, तो आप वहाँ पर अगर ये कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आया कि आपका टीवी कितनी तेज चल रहा था, है आपको लगा नहीं कि आपको स्लो कर देना चाहिए, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड बैड कम्युनिकेशन। आपको वहाँ पे क्लियर कहना है, आपको जाकर कहना है कि बेटा टीवी धीमे कर लो, मैं बात कर रही हूँ। क्लियर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन अपने 10 साल से 8 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ क्लियर होना चाहिए। अगर वो हिडन कम्युनिकेशन है कि आपने उस पर छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं आया कि रेस्टोरेंट में बैठ के कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग कम्युनिकेशन। कि बच्चे को कैसे नहीं समझ में आया, आप उसे क्लियर बताइए कि जब हम रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पर आप बहुत ही नाइसली या शांति से बैठना, वहाँ पर हम धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत तेज बात नहीं करते, ये अच्छा नहीं लगता। तो आपको जितने भी अपने 8 साल से 10 साल से बड़े बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आप उन पर मत छोड़िए कि आपको लगा नहीं कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और आप बार बार मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, तो आपको उसे वही बताना पड़ेगा कि बेटा मैं 2 मिनट बाद आपसे बात सुन लूंगी, अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ। आपको उसे डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन देना है, आपको उसके ऊपर छोड़ना नहीं है कि आपको नहीं लगा, लुक एट यू, आप कितने मोटे हो रहे हो, आपको आप उसको मत ऐसे कम्युनिकेट करिए कि जहां से अब वो लुक एट यू, मतलब आप खुद को अपने आप समझो, आप खुद को आईने में देखो। इस तरीके का कम्युनिकेशन जब हम अपने 12 साल 13 साल के बच्चों के साथ कर रहे होते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम उन्हें अगेन मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या देखूं अपने अंदर। अगर उसको इतना पता चल जाता कि मैं कितना मोटा हो रहा हूँ या मैं कितने, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको डिजाइन करना पड़ेगा अपना एनवायरनमेंट कि कैसे आप ऐसा डिजाइन करें कि आपका बच्चा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे आपके साथ, आप डिजाइन करें कि आपका बच्चा मॉर्निंग में उठ के आपके साथ रन करे, अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो कैसे आपका बच्चा ताड़ासन करे। आप ऐसी चीज़ों को आप सीधे जाके अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। एक तो इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, ये इतना मोटा हो गया है, आई एम सो वरीड। आपने डिज़ाइन कुछ नहीं किया, आपने उसकी चीज़ों को, उसके बैड एरियाज़ को या उसके वीक एरियाज़ को स्प्रेड किया, फैलाया, डिस्कस किया। तो जो चीज़ें सिर्फ डिस्कशन करने से हमारे रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स हमेशा करने से आते हैं। तो हैव टू डू समथिंग टू फॉर योर चाइल्ड। आप वहाँ पे डिस्कस मत करिए उसकी प्रॉब्लम्स को। साथ में अगर बड़ा बच्चा है तो वहाँ पर उसका जो सबसे ज़्यादा एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप उसको भी डिस्कस कीजिए कि एक आपके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ों को अपने बच्चों के अंदर रखेंगे तो आई होप कि कोई भी बच्चा और उसका बचपन निराश नहीं होगा और वो हर बच्चा खुश रहेगा। और साथ में यहाँ पर एक और चीज़, जैसे कि हमारी तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन का हिस्सा होता है कि आपको अगर किसी भी सेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मेरे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, हर एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। और आप अगर चैट बॉक्स में कोई भी अपनी प्रॉब्लम को देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। और इतने सारे लोग आज तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन को वॉच कर रहे हैं, लाइव वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू हीरा जी, थैंक यू द्विवेदी जी, राजेश जी, यू आर ऑलवेज विद अस। और साथ में आज अब लास्ट में हम एक हेल्दी और एक अनहेल्दी थॉट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक अनहेल्दी थॉट को डिस्कस करते हैं। टुडेज अनहेल्दी थॉट इज कि जो मुस्कुराहट है वो हैप्पीनेस के लिए, मुस्कुराहट हैप्पीनेस को बढ़ाती है। तो जो मुस्कुराहट है आपकी वो आपकी खुशी को बढ़ाती है। इट इज़ रॉन्ग थॉट, इट इज़ अनहेल्दी थॉट। आपकी जो रियल और जेन्युइन मुस्कुराहट है वो ही सिर्फ हैप्पीनेस को बढ़ाती है। इफ़ द स्माइल्स इज फेक स्माइल तो वो आपके टॉर्चर को बढ़ाती है। तो कीप द हेल्दी एंड जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस। इफ़ यू आर वरीड सो जस्ट let's talk with us about your worries, about your anxiousness, about your depressive mode। जो भी आपकी दिक्कत है उस पे साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करें, किंतु जो स्माइल करें तो रियल हो, जेन्यून हो,
फेक नहीं हो, तो जो फेक स्माइल है, सिर्फ स्माइल हैप्पीनेस को नहीं बढ़ाती। तो आज का जो अनहेल्दी थॉट है उसे एलिमिनेट करें, और जो आपका हेल्दी थॉट है उसको स्माइल करें, और उसके बाद आप उसको अपने अंदर शामिल करें। तो अब बात आती है कि हमारे अब सेशन को एंड करने की। तो नेक्स्ट फिर एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे तेरी मेरी कहानी में। और मुझे आज की कहानी में मेरे एक मित्र ने मुझे चर्चा करी कि ये जो नाम है, ये नाम बहुत कनेक्ट करता है हम सबके साथ, कि बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इस नाम को पसंद करने के लिए, तेरी मेरी कहानी को। तो और आप सब लोगों का इसी तरीके से प्यार और इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से इस कोरोना काल में हम सब मुस्कुराते रहेंगे, असली मुस्कुराहट अपने चेहरों पे लाएंगे जो हमें हैप्पीनेस देगी और हमें सदा खुश रखेगी। और साथ में मास्क लगा के रखिए, 2 गज दूरी बना के रखिए। जो लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का, अपनी तंदुरुस्ती का अच्छे से ख्याल रखें, और सैनिटाइज करते रहिए, लोगों को प्रमोट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। लोग अभी भी मैं सुन रही हूँ बहुत सारी चर्चाओं में कि लोग वैक्सीनेशन को नो वैक्सीनेशन कह रहे हैं। प्लीज़ गांव में जाइए, अपने घर में जो काम करते हैं उन्हें प्रमोट कीजिए कि वैक्सीनेशन करवाइए, और वैक्सीनेशन अच्छा है और हम इसी से सेफ हो सकते हैं। और फिर अगले विषय के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।